नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 9 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के द हिंदू के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। चलिए समझते हैं। पहला आर्टिकल क्या है। एक मामला है, यूथनेशिया का मामला है, इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं। उसके संबंध में हाई कोर्ट ने कहा है कि जो यूथनेशिया होती है उसमें एक व्यक्ति है जिसको 2013 में चोट लगी थी, उसके सिर में गंभीर चोट आ गई थी। तो उसके बारे में उसके घर वाले मान रहे हैं कि चूंकि अब उसका रिवाइवल बहुत मुश्किल है, वो वेजिटेटिव स्टेट में है। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है कि इसमें आदमी सिर्फ जीवित रहता है और वो किसी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, मतलब ब्रेन डेड की अवस्था मान लीजिए आप। ठीक है, वेजिटेटिव स्टेट में है। तो उसके घर वालों ने बोला, उसके माँ बाप भी बूढ़े हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि अब इसको इच्छा मृत्यु दे दी जानी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया। अब क्या डिटेल है उसको आगे बताऊंगा। व्हाट आर न्यू प्रोविजंस फॉर पुलिस अफसर्स, जो नया भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, उसके कौन कौन से नए प्रोविजंस है जो पुलिस अफसर्स पर भी लागू होते हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि जो फिल्म है उनको डिसेबिलिटीज, जो ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग है, उनको गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ये मामला है। और चौथा आर्टिकल है कि सेंटर जो है, केंद्र जो है, वो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में कुछ नए मानदंड, कुछ मापदंड बदलने चाहती है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और सबसे लास्ट आर्टिकल है, दुनिया के सबसे पुराने केव पेंटिंग, मतलब गुफाओं में जो पेंटिंग हुआ करती थी पुराने जमाने में, जो हमारे पूर्वज किया करते थे, वो तकरीबन 51,000 साल पहले की है, जो सबसे पहली पेंटिंग हुई थी। तो चलिए अब डिटेल से इन आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। पहला आर्टिकल है, हाई कोर्ट के संबंध में। हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 वर्षीय एक व्यक्ति के मामले में मेडिकल बोर्ड को सौंपने से इनकार कर दिया, जिसमें ये कहा गया है कि उसको 2013 में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उसके मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से वो फिलहाल तभी से कोमा में है, वो वेजिटेटिव स्टेट में है। और अब उसके वापस रिवाइवल, मतलब उसकी रिकवरी का कोई चांस नहीं है। दिल्ली का मामला है। तो इसमें हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये बोला कि चूंकि वो जिस स्टेट में है उससे किसी प्रकार का मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब कोई मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह या कोई दवा या कोई वाटर अलग से दिया जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो वैसे ही जीवित है। ये अलग चीज है कि उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में पैसिव यूथनेसिया का यूज नहीं किया जा सकता, ऐसा हाई कोर्ट मान रहा है। ठीक है। निष्क्रिय, जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु देने से। देखिए, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु वो होती है जिसमें अगर कोई व्यक्ति वापस से उसके रिकवरी होने के चांसेस नहीं होते हैं और लगभग सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो उसके घर वाले या वो स्वयं व्यक्ति जो है मांग करता है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि हमारे जीवित रहने का कोई मतलब नहीं, मतलब राइट टू डिग्निटी। ठीक है, ये अनुच्छेद 21 जो है, कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन है कि एक व्यक्ति जो है वो जीवित रहने के लायक नहीं है, तो इससे अच्छा कि उसकी मृत्यु हो जाए। उसी को बोलते हैं इच्छा मृत्यु, यूथनेसिया। तो इस मामले में तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति को यांत्रिक रूप से जीवित नहीं रखा जा रहा है, मतलब उसको किसी प्रकार के मैकेनिकल सपोर्ट पे नहीं रखा जा रहा है, यानी कि कोई इसको बाहरी सहायता नहीं मिल रही है, उसके बावजूद वो जीवित है। मतलब उसको कोई बाहरी सहायता नहीं, उसके बावजूद अगर वो जीवित है, तो उसको मारना या उसकी इच्छा मृत्यु कहीं ना कहीं गलत है। और भारत में वैसे भी यूथनेसिया का कोई लीगल स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब लीगल नहीं है, भारत में विधिक रूप से मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे डिसीजन में इसको मना कर दिया है। यूथनेसिया जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है भारत के क्षेत्र में। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है कि इसके जो माता पिता हैं, इस पिटिशनर के जो माता पिता हैं, वो भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो चूंकि धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ रही, तो वो इसका देखभाल भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये पूरा मामला है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए यूथनेसिया के बारे में क्या सिस्टम है उसका, पूरा समझिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यूथनेसिया। यूथनेसिया का कंसेप्ट क्या है। ये जो यूथनेसिया शब्द है, ये पैदा हुआ है, डिराइव हुआ है यू शब्द से, जिसका मतलब होता है गुड। और थैनाटोस शब्द है, इसका मतलब होता है डेथ। मतलब अगर हम इसका मतलब निकालें तो मतलब निकल के सामने आएगा गुड डेथ, अच्छी मौत। यूथनेसिया इज डिफाइंड एज द hastening of the death of a patient prevent
फर्दर सफरिंग, मतलब जीवन में उसके जीवित रहने में इसको इतना दुख है, उसको जीवित रहते हुए इतना दुख है कि इससे बेहतर है कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो तब इस स्थिति में ऐसे लोगों को यूथनेसिया दिया जाता है। अच्छा, यूथनेसिया दो प्रकार का होता है, ये भी समझ लीजिए। एक तो होता है एक्टिव यूथनेसिया। तो एक्टिव यूथनेसिया में क्या होता है कि जब फिजिशियन, मतलब जो डॉक्टर होता है, वो कोई अलग से दवा यूज करे, जैसे कि कोई लीथल खतरनाक कोई दवा है, या अगर उसको सपोर्ट सिस्टम, या सॉरी, कोई लीथल दवा है, कोई अलग से दवा दे दी जाए, या उसको मृत्यु करने वाली कोई ऐसा पदार्थ खिला दिया जाए जिससे पेशेंट की मृत्यु हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं एक्टिव यूथनेसिया। मतलब उसको इच्छा मृत्यु देने के लिए अलग से किसी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब उसको बोलेंगे हम इच्छा मृत्यु। और वो कौन सी? एक्टिव, मतलब कि सक्रिय इच्छा मृत्यु इसको बोलेंगे। ठीक है। दूसरा होता है कि तीन प्रकार के एक्टिव यूथनेसिया होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिव यूथनेसिया। तो पहला जो होता है उसको वॉलंटरी यूथनेसिया बोलते हैं। इसमें एट पेशेंट रिक्वेस्ट, मतलब पेशेंट स्वयं जब रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मार दिया जाए, मेरा जीवित रहना अब ठीक नहीं है, मुझे जिंदा रहने में ज्यादा कष्ट है, मृत्यु हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा है नॉन वॉलंटरी, विदाउट पेशेंट कंसेंट, मतलब इसमें पेशेंट से कोई कंसेंट नहीं लिया जाता, तो जो मरीज होता है उससे किसी प्रकार की सहमति नहीं ली जाती। और तीसरा इनवॉलंटरी यूथनेसिया। इनवॉलंटरी यूथनेसिया में पेशेंट उस कंडीशन में होता ही नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई सहमति या कोई कंसेंट प्रदान कर सके कि हाँ, हमको जो है आप इच्छा मृत्यु दे दीजिए। तो ऐसे बेसिकली तो तीन प्रकार का एक्टिव यूथनेसिया हो गया। ठीक है। अब थोड़ा पैसिव यूथनेसिया के बारे में समझते हैं। पैसिव यूथनेसिया एक ऐसी तरीके का इच्छा मृत्यु है जिसमें विथ होल्डिंग, मतलब डॉक्टर्स क्या करते हैं, विथ होल्डिंग और विथ ड्राइंग, मतलब जो भी सिस्टम लगा हुआ है, जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम मरीज को दिया गया है, ठीक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है जिससे मरीज जिंदा है, ठीक है, ये जो भी सिस्टम मरीज को दिया गया वो सारे सिस्टम को वापस खींच लिया जाए। जैसे ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन हटा दिया जाए, या उनको वाटर कोई वाटर चढ़ाया जा रहा है, कोई दवा दी जा रही है, उन सब चीजों को क्या कर दें, हटा लें, डॉक्टर हटा लें। तो वो सिर्फ उन सपोर्ट को हटा रहा है, और उसी सपोर्ट को हटाने से उनकी जो लाइफ है, वो मरीज की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं पैसे, मतलब इसको अलग से इसमें कुछ किया नहीं गया है, इसमें उसको अलग से ड्रग या कोई ऐसी दवाई नहीं दी गई है, कोई विषाक्त पदार्थ नहीं दिया गया है कि वो खा के उसको मर जाए। उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको ही हटा दिया गया है, तो उसी को हम बोलते हैं पैसिव यूथनेसिया। ठीक है। अब एक और बड़ा सिस्टम, एक और शब्दावली है जिसको हम बोलते हैं लिविंग विल। ये लिविंग विल क्या होती है? लिविंग विल एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक विधिक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपकी इच्छाएं आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के संबंध में है कि अगर आप अपने मेडिकल डिसीजन स्वयं लेने की इच्छा स्थिति में नहीं है, तो लिविंग विल के थ्रू जो है आपके लिए निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा मामला है। द लिविंग विल इज अ पर्सन राइट टू इशू एडवांस डायरेक्टिव ऑन द कोर्स ऑफ हिज हर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग विथड्रॉल ऑफ द लाइफ सपोर्ट शुड सच ए सिचुएशन अराइज। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे यहाँ दफना देना, मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे फलानी जगह दफना देना। ये जो शब्द है, इसका मतलब ये है कि जो विल, लिविंग विल होती है कि जब मरीज अपने डिसीजन लेने की स्थिति में ना हो, अपना निर्णय लेने की स्थिति में ना हो, तो उसके घर परिवार वालों को ये ताकत रहे, उनको शक्ति रहे कि वो उसके बेसिस पे, उनके आधार पर निर्णय ले सकें। मान लो कि उनका जीवन मृत्यु से भी बदतर है, या उनके जीवन में कोई अब रिकवरी होने का चांस नहीं है, जितना जिंदा रहेंगे उतना ज्यादा कष्ट सहेंगे, तो उनके लिए इच्छा मृत्यु भी बेहतर है। ठीक है, ये पूरा मामला है, इसी को बोलते हैं लिविंग विल। ठीक है। अब कुछ ऐसे देश हैं जहां पर यूथनेसिया जो है, या असिस्टेड सुसाइड जो है, उसको विधिक माना गया, लीगल माना गया। तो ये कोलंबिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कुछ देश हैं जहां पर इच्छा मृत्यु को कहीं ना कहीं लीगल माना गया। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। एक नए प्रोविजन जो भारतीय न्याय संहिता या BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो नए प्रोविजन आ गए हैं, ठीक है, उनके संबंध में पुलिस के ऊपर भी बहुत सारे नए रूल लागू होंगे, उनके बारे में बातचीत कर ली जाती है कि क्या उनके ऊपर नया रूल। पहला है कि जो FIR रजिस्टर के संबंध में, मतलब कि FIR दर्ज करने के दौरान कौन कौन से नए रूल हैं, उनका समझिए। तो इसमें समझिएगा, इसमें ऐसा बताया गया है, इस पूरे आर्टिकल में बातचीत की गई है कि किसी पुलिस स्टेशन का जो प्रभारी है,
वह इस आधार पे एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता कि ये जो केस है ये हमारे क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं आता है। बहुत बार ऐसा होता है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जो पुलिस वाले होते हैं वो अक्सर, जैसे मान ली किसी गुंडे के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराने आया तो डर के मारे बोलते हैं ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं, हमारे स्टेशन के बाहर है, हमारे पुलिस स्टेशन के एरिया में नहीं आता है। तो अब उसी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर एक कहीं ना कहीं एक पकड़ बनाने की जो है पूरी कवायद जारी है। इसमें इसको हम जीरो एफआईआर के नाम से जानते हैं कि आप कहीं भी किसी पुलिस स्टेशन में जो है एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो आपके थाने के क्षेत्राधिकार में आए। ये अलग बात है कि जब एफआईआर एक बार दर्ज हो जाएगा तो उसको संबंधित जो है थाने में जो है भेज दिया जाएगा, ठीक है, उसको वहीं पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जीरो एफआईआर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीरो एफआईआर। तो ऐसे मामले से संबंधित पुलिस स्टेशन को दोबारा से क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। ये प्रथा पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोई बहुत नई प्रथा है, पहले भी थी, सीआरपीसी में इसको यूज किया जाता था, ठीक है। अब सूचना की बात की जाए कि एफआईआर दर्ज करने का जो तरीका है कि किन आधारों पर वो आधारों पर दर्ज किया जा सकता है। पहला मामला समझिएगा, इसमें चाहे तो मौखिक हो सकता है वो, ठीक है, मौखिक, लिखित, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जो है दर्ज किया जा सकता है, ठीक है। और एक बात और भी समझिएगा कि आज मतलब जो भारतीय पुलिस है, भारत के जो लोग हैं उनके मन में पुलिस के प्रति एक अलग ही प्रकार का जो है डर होता है। इसलिए जो हमारे कानून है, खास करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उन चीजों, उन पूरे कानून में स्पष्टता जितनी ज्यादा होगी उतना ही भारत की पुलिस व्यवस्था के लिए बेहतर मामला होगा, ठीक है। ये बात भी समझने वाली बात है, ठीक है। अब एक और मामला आगे समझिएगा, मामला आता है कि वीडियोग्राफी से संबंधित मामला है, उसको समझिएगा। व्हाट अबाउट वीडियोग्राफी, तो मतलब जब किसी मामले की जांच कर रहा है कोई पुलिस अधिकारी, उसके संबंध में कुछ मामला है, उसको समझिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 185 जो है, ठीक है, उसकी धारा 185 185 वो क्या कह रही है, इसके तहत पुलिस द्वारा की गई तलाशी के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य करता है, ठीक है। जैसे कि कोई अपराध का सीन हुआ, मतलब क्राइम सीन जिसको बोलते हैं, जहां पर जांच वगैरह होती है, इसको हम बोलते हैं क्राइम सीन। क्राइम सीन की वीडियोग्राफी भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और किसी स्थान की तलाशी लेने या किसी संपत्ति को कब्जे में लेने की जो प्रक्रिया, जिसको हम धारा 105 के तहत बोलते हैं, धारा 105, ये ठीक है, धारा 105 के तहत है। ऐसे संबंध में ये जो वीडियोग्राफी का प्रावधान है उसको अनिवार्य बनाया गया है। क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर इस प्रकार से ऐसी मतलब जांच करते हुए, विवेचना करते हुए, किसी प्रकार की तलाशी करते हुए अगर इन सबूतों के संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही हो गई तो जो एक्यूज है, मतलब जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं, आरोप लगाए गए हैं, उसको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, उसको इसका लाभ मिल सकता है। इसलिए इसका जो है वीडियो बनाना जरूरी कर दिया गया है, ठीक है। और ई साक्ष्य एक नाम का ऐप भी आप समझिएगा, जो भारतीय होम मिनिस्ट्री है, वो अभी थोड़े दिनों पहले ई साक्ष्य नाम का ऐप है, उस पर ट्रायल कर रही थी। उसका भी उद्देश्य एक ही था कि इस एप्लीकेशन को पुलिस अधिकारियों या पुलिस वालों को सौंपने का एक ही तात्पर्य था कि जो भी वीडियो रिकॉर्ड या ऑडियो रिकॉर्ड जितने भी सबूत है उनको इस पर दर्ज कर सकते हैं। ये भी एक पूरा जो है अपने आप में एक अलग से ही नया सिस्टम जो है तय किया गया है। अब गिरफ्तार, व्हाट अबाउट प्रोविजन ऑफ अरेस्ट, ठीक है, प्रोविजन ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का क्या मामला है इस नए कानून में। गिरफ्तारी के बारे में समझिएगा कि गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी अनिवार्य रूप से पुलिस थानों में प्रदर्शित की जानी चाहिए। मतलब कि जब किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो पुलिस थाने में वो सूचना डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। बीएनएस की धारा, बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 37 जो है, इसके अनुसार प्रत्येक पुलिस थाने में एक पुलिस अधिकारी जरूर होना चाहिए। अब उसका सबसे कम से कम मतलब मिनिमम रैंक क्या होनी चाहिए, मिनिमम रैंक उसका होना चाहिए सहायक उप निरीक्षक, ठीक है, सहायक, इससे नीचे का नहीं, सहायक उप निरीक्षक के स्तर का एक अधिकारी हर पुलिस थाने में होना चाहिए। ये इस कानून का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, ठीक है। और गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी बनाए रखना, उसको प्रमुखता से प्रदर्शित करना, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी भी इस पुलिस अधिकारी की होगी, ठीक है। ये बात समझिएगा। और नाम, पता और अपराध की प्रकृति वाले जितने भी बोर्ड है, चाहे वो डिजिटल मोड हो, उसको जो है प्रदर्शित करना होगा लोगों के सामने। और धारा 35(7) में कहा गया है कि 3 साल से कम की कैद की सजा वाले अपराध में आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए डीएसपी के पद से नीचे के अधिकार की अनुमति अनिवार्य है।
ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर 3 साल से कम की कैद की सजा वाले अपराध में कोई आरोपित व्यक्ति है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए डीएसपी के पद से नीचे के अधिकारी की अनुमति जो है उसको अनिवार्य करनी है। और अगर ऐसा व्यक्ति कमजोर है या 60 वर्ष से ऊपर क्या है, मतलब अगर ये जो 3 साल से कम का व्यक्ति है, सॉरी 3 साल के अपराध सजा के कम का व्यक्ति है, वो अगर 60 साल से ऊपर है या कमजोर है, ठीक है, तो उसमें ध्यान देने वाली बात है। इस तरह हालांकि कानून अब कुछ मामलों में हथकड़ी के इस्तेमाल का जो है प्रावधान करता है, ठीक है, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ सावधानी से इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इसमें जो है कुल मिलाकर ये समझिएगा कि जो पुलिस की तानाशाही है उस पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक सबसे अंतिम आर्टिकल इसका जो है उसको समझिएगा कि इसमें अबाउट टाइमलाइन, समय की बात की गई है कि कितना समय में किसको गिरफ्तार करना है, कितने समय में उसकी विवेचना हो जानी चाहिए, उसको कोर्ट के पास कब तक पहुंच जाना चाहिए। तो उसके समझिए कि बलात्कार की शिकार जो महिला की अगर मेडिकल की जांच की बात की जाएगी तो उसमें जो पंजीकृत चिकित्सक और जो डॉक्टर होगा उसको बीएनएसएस की जो धारा 184(6) है, ठीक है, 184(6) उसके अनुसार 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है। मतलब अगर किसी बच्ची के साथ जो है रेप हो गया है तो उसकी जो भी मेडिकल जांच होगी वो 7 दिनों के भीतर इन्वेस्टिगेशन अफसर को सौंप देनी चाहिए, ठीक है, ये भेजने का जो है आदेश दिया गया है, जो इससे संबंधित मजिस्ट्रेट को आगे बढ़ा देगा, इस पूरी रिपोर्ट को संबंधित मजिस्ट्रेट को आगे बढ़ा देगा, ठीक है। और समझिएगा तो ये एक महत्वपूर्ण मामला ये भी है कि ये जो नया कानून आया हुआ है, अगर ये जानना पुलिस ऑफिसर्स के लिए आवश्यक है तो उतना ही डॉक्टर्स को भी इसको जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नए कानून आए हैं, जैसे पॉक्सो से संबंधित जो नया कानून आया है उसके बारे में समझिएगा कि पॉक्सो मामले में जांच अपराध की सूचना दर्ज होने के 2 महीने के भीतर पूरी होनी जरूरी है। मतलब जब भी मामला दर्ज हो गया, अगर मामला दर्ज हुआ तो उसकी जांच जो है 2 महीने में ही कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, दर्ज होने आनी चाहिए, ठीक है, ये बात समझिएगा। धारा 193(3)(h) के तहत नए प्रावधान के तहत जो जांच अधिकारी होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कस्टडी के पूरे पैटर्न को बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको सिस्टमेटिक ढंग से रखना जरूरी है। हर जब्ती के लिए कस्टडी की श्रृंखला बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जोर दिया जाता है क्योंकि वह सबूत के संवेदनशील टुकड़े होते हैं और छेड़छाड़ उनके साथ होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। जब प्रत्येक पुलिस अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अखंडता बनाए रखने के बारे में अपने अपनी जो स्किल है उसको और ज्यादा डेवलप करना होगा। आजकल आप देखते हैं या पहले से ही आप देखते आ रहे हैं, जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो पुलिस हमेशा जो है इस मामले में कमजोर पड़ जाती है, ठीक है, वो जागरूक नहीं रहती है और बहुत सारे केसेस ऐसे हाथ से निकल जाते हैं, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता में पेश की गई धारा 113 जो है वो परिभाषित करती है कि आतंकवादी कृत्य, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो क्या है, और पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी पर यह तय करने का दायित्व डालती है कि इस धारा या यूएपीए के तहत जो मामला है उसको दर्ज किया जाए, ठीक है या नहीं। ये पूरा आपका मामला हो गया, ठीक है। अब अगला आर्टिकल आ गया, उसके बारे में समझिएगा। अगले आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जो फिल्म्स हैं उसमें जो दिव्यांग जन होते हैं, जो डिसेबिलिटीज होते हैं, उनको गलत तरीके से प्रेजेंट करना, मिस रिप्रेजेंट करना, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव लिबर्टी जिसको बोलते हैं, उसमें और फिल्मों में जो फिल्म दृश्य दिखाए जाते हैं उसमें क्या है, उसमें ऐसे व्यक्तियों का जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनका मजाक उड़ाना, ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों का एक प्रकार से मजाक उड़ाना, उनको गलत तरीके से प्रस्तुत करना, ठीक है, उन ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं गलत तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक कड़ी नजर बनाई रखनी चाहिए, जैसे कि जो सीबीएफसी बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी का जो बोर्ड है, उसको भी इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, यदि काम का समग्र संदेश विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो यह संरक्षित भाषण नहीं है। मतलब जैसे लोग ये बोलते हैं ना कि हम जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1A राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा है, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अभिव्यक्ति के अधिकार की बात करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि आप दिव्यांग व्यक्तियों का
डी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, उनको गलत तरीके से आप फिल्मों में प्रस्तुत नहीं कर सकते, उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। ये सब आप करेंगे तो आपको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आप ये दलील नहीं दे पाएंगे कि हमने तो अपने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन करता है। ठीक है। एक फिल्म आई थी पिछले साल नवंबर महीने में, उसका नाम था आंख मिचौली। ठीक है। तो चूंकि आंख मिचौली फिल्म जो है, इसके जो निर्माता हैं वो सोनी पिक्चर्स हैं, इसी फिल्म में ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाया गया था, तो उसी के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उसी मामले में जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये बोला कि ये विकलांग व्यक्तियों से जुड़ी अन्यता तथा हीनता की धारणाओं को चुनौती देने का जो है, उनको कहीं ना कहीं परेशान करने की बात है। ठीक है, ये पूरी बात है। फैसले में अपंग और स्पास्टिक जैसे शब्द जो इस्तेमाल किए गए फिल्म में खास करके, ठीक है, ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए उसकी भी कड़े स्तर पर जो है निंदा की गई। ठीक है, ये पूरा मामला है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे आर्टिकल का एक ही मतलब निकल कर आता है कि आप जो है सभी व्यक्तियों का, खास करके जो डिसेबल व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि उनका भी आर्टिकल 21 से ही नाता है। ठीक है, आर्टिकल 21 जिसमें लिखा गया है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, तो आप उनके मान हानि या उनके गरिमा के साथ जो है खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा मामला है। ये फिल्म का आप दृश्य देख रहे हैं। ठीक है, आंख मिचौली जो है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। अब सेंटर का एक अलग मामला चल रहा है क्लासिकल लैंग्वेज के संबंध में। कई भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिए जाने की मांग के बीच केंद्र सरकार ने विशेष दर्जा दिए जाने के मानदंडों में जो है बदलाव का कहीं ना कहीं निर्णय लिया है। ठीक है, वो क्राइटेरिया बदलने के प्रयास में है कि जो क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया है उसमें तो कुछ चेंज किया जाए। संस्कृति मंत्रालय की भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति ने पिछले साल 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें बदलाव का सुझाव दिया गया था। ठीक है, सूत्रों ने कहा कि केंद्र ने पैनल से नियमों पर पुनर्विचार करने की बात कही है, मतलब जो पैनल बिठाया गया है इसके पुनर्विचार के लिए, ठीक है, इसके स्टैंडर्ड में बदलाव करने के लिए उन पर बातचीत करने की बात हुई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए मानदंडों को राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं जिनके बारे में बातचीत करना जरूरी है, जैसे पिछले कुछ वर्षों में कुछ राज्य और साहित्यिक मंडल मराठी, बंगाली, असमिया और मैथिली जैसी भाषाओं के लिए शास्त्रीय दर्जा की मांग कर रहे हैं। 2014 में तत्कालीन महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान ने, उन्होंने रंगनाथ पठारे की अध्यक्षता में एक मराठी समिति की गठन की थी। ठीक है, मराठी समिति का उन्होंने गठन किया था। ठीक है, और उस समिति ने ऐसा रिपोर्ट दिया था, उसने क्या है, रिपोर्ट जो है सबमिट किया था जो सेंटर को, उसमें बताया गया था कि जो मराठी भाषा है वो शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सारी जो मान्यताएं के लिए जो सारी क्राइटेरियाज हैं, उन सारे क्राइटेरिया को वो फॉलो कर रही है। ठीक है, और श्री चौहान ने तत्कालीन संस्कृति मंत्री श्री श्रीपद नाइक को पत्र लिखकर मांग पूरी करने का अनुरोध भी किया था। ठीक है, इस मुद्दे को संसद में महाराष्ट्र के सांसदों द्वारा बार बार उठाया गया है और केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में कम से कम 3 बार आश्वासन दिया है कि मराठी पर विचार किया जा रहा है। तो आने वाले वर्षों में आपको देखने को मिल सकता है कि मराठी जो लैंग्वेज है उसको क्लासिकल लैंग्वेज हो सकता है मान लिया जाए, उसको दर्जा मिल जाए क्लासिकल लैंग्वेज का। ठीक है, तो मराठी को शास्त्रीय दर्जा देने का प्रस्ताव जो है संस्कृति मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन, मतलब उस पर एक्टिव काम किया जा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब एक बार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है तो इसमें आप समझिए कि शास्त्रीय भाषा का फायदा क्या हो सकता है। जब कोई लैंग्वेज एक बार क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में नोटिफाई हो जाती है तो शिक्षा मंत्रालय जो है उसे बढ़ावा देने में मदद करता है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हेल्प टू प्रमोट इट। ठीक है, दूसरी चीज जिसमें उस भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित करना भी शामिल है। ठीक है, इसके अलावा भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक निश्चित संख्या में व्यावसायिक पीठ बनाने, ठीक है, उसकी पीठ बनाने का अनुरोध किया जाता है। दूसरा, अक्टूबर में चुनाव क्या कहते हैं, अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, विधानसभा के चुनाव जो है अब अक्टूबर में होने वाले हैं, तो वहां पर जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज दिए जाने की जो मांग है या उस पर जो बहस है वो और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है, आपको पता ही है। ठीक है, ये बात पूरा मामला है।
पिछले 10 वर्षों से मराठी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की मांग मोदी सरकार के पास लंबित है। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है। एक तो तमिल है, दूसरा संस्कृत है, फिर कन्नड़ा है, फिर तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है। ठीक है, तमिल कहाँ की हो सकती है? तमिल जो है तमिलनाडु की होगी। उड़िया जो है उड़ीसा की होगी। ठीक है, और संस्कृत जो है, संस्कृत जो लैंग्वेज है, हालांकि ये कोई बहुत विशेष नहीं, लेकिन मलयालम वगैरह से काफी करीबी रखती है। ठीक है, उड़िया जो है, उड़िया को आप जानते हैं। कन्नड़ा जो है कर्नाटक का मामला है पूरा। ठीक है, तो मराठी भी, अगर मराठी को भी मिल गया क्लासिकल लैंग्वेज का अगर इसको दर्जा मिल गया, तो ये भी एक नई भाषा बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पर बात करते हैं। तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग वाज क्रिएटेड एट लीस्ट 51,000 ईयर्स एगो, मतलब तकरीबन 51,000 साल पहले जो है दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने 3 मानव जैसी आकृतियों के एक जंगली सुअर के साथ बातचीत करते हुए चित्रित किया। या आप पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। जिसे दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात और विश्वसनीय तिथि वाली गुफा पेंटिंग निर्धारित की है, जिसे कम से कम 51,000 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, शोधकर्ताओं ने दक्षिण सुलावेसी प्रांत के मारोस पंगकेव क्षेत्र में लियांग करमपुआंग गुफा के अंदर 9 प्रकटित पेंटिंग की न्यूनतम आयु निर्धारित करने के लिए एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट आप बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट दैट फॉर्म्ड नेचुरली ऑन टॉप ऑफ द पेंटिंग। ठीक है, क्योंकि लाइम का इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता है पुरानी पेंटिंग बनाने में इनका यूज होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज जो है किया गया, फॉर्म नेचुरली ऑन टॉप ऑफ द पेंटिंग। ठीक है, ये पूरा मामला है। आगे समझिएगा। तो द मेथड इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर अदर मेथड्स एंड शुड रिवोल्यूशनाइज रॉक आर्ट पेंट डेटिंग वर्ल्ड वाइड। मतलब कि ये जो नया मेथड है, नई प्रक्रिया है, इसने कुल मिलाकर जो पुराने और मेथड्स हैं उनको एक प्रकार से क्रांतिकारी स्वरूप जो है धारण कर लिया, दे दिया है। जिससे क्या फायदा होगा? इससे हमारी जो पुरानी कलाएं हैं उनको खोजने में, उनको रिकॉग्नाइज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, अध्ययन के नेताओं में से एक ग्रिफिथ विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद जो है एडम ब्रूक ने कहा कि 3 मानव जैसी आकृतियां और सुअर की आकृति को स्पष्ट रूप से रॉक आर्ट पैनल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नहीं दर्शाया गया था, बल्कि आकृतियों का जुड़ाव वे एक दूसरे के संबंध में कैसे स्थित हैं और जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं वह स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था। और ये जो पूरा एक्शन है, ये कहीं ना कहीं एक अचूक भावना को, एक इमोशन को वो प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, जाहिर है कि हम नहीं जानते कि कहानी क्या थी। ठीक है, यह तकरीबन 48,000 साल पुराना निकला। ठीक है, आबर्ट ने यह भी कहा कि हम मनुष्य खुद को एक ऐसी प्रजाति के रूप में परिभाषित करते हैं जो कहानियां सुनाती हैं और हम